सभी लर्नर्स का टेरा मैथमेटिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। यहाँ पे आप प्रिपरेशन करते हैं टीजीटी, पीईटी, एनडीए, जेईई मेंस के मैथमेटिक्स की। फैकल्टी मेंबर जो आपको टीच करते हैं वो आपके नेट गेट क्वालिफाइड हैं और डीटी प्लस भी यूपी, पीजीटी, टीजीटी में उन्होंने रैंक 1 अचीव की है जनरल कैटेगरी के अंदर। मैथमेटिक्स में किसी भी क्वेरी के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए या फिर फुल सिलेबस कोर्स के लिए इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा टॉपिक अब से पहले जो फिनिश हुआ था वो था वेक्टर का टॉपिक। अब स्टार्ट करते हैं 3D ज्योमेट्री। तो सबसे पहले तो जो बेसिक फॉर्मूला हमारे पास है 2D ज्योमेट्री के अंदर, उसका एक्सटेंशन देखते हैं। नंबर 1 देखिए, किसी पॉइंट की पॉइंट लोकेशन का सिस्टम देखते हैं। 2D ज्योमेट्री के अंदर आप इस पॉइंट P XY को डिनोट करते हैं, X ये डिस्टेंस होती है और ये Y हमारे पास Y एक्सिस के डायरेक्शन में डिस्टेंस होती है। इसी तरीके से जो आप 3D ज्योमेट्री के अंदर मूव करते हैं तो यहाँ पे आपका X, Y, Z और ये पॉइंट P हमारे पास है X, Y, Z। तो हमें यहाँ पे X P पॉइंट पे मूव करने के लिए, P पॉइंट पे जाने के लिए X एक्सिस के डायरेक्शन में जितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा ये दूरी हमने x काउंट कर ली। अब y एक्सिस के डायरेक्शन में चलेंगे, कब तक चलेंगे? जब तक हम इस पॉइंट के नीचे ना आ जाए। तो ये जो डिस्टेंस हमने चली है y एक्सिस के पैरेलल डायरेक्शन में, ये y डिस्टेंस हो गई और ये डिस्टेंस आपको बेसिकली यहाँ पे इस तरीके से दिखाई देगी, ये y डिस्टेंस। तो यहाँ थोड़ा सा फिगर हम 2D की जो फिगर है, 3 डायमेंशन की जो फिगर है 2D ज्योमेट्री पे बना रहे हैं, प्लेन पे बना रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा ये जो लाइन हमारे पास होती है, तो ये जो लाइन है ये हमारे इस प्लेन के, जो मैंने जिस प्लेन पे हमने ये 2 लाइन बनाई है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक लाइन आएगी, लेकिन उस लाइन को हम परपेंडिकुलर स्पेस में बना रहे हैं। तो यहाँ पे इस प्लेन में बनाने के लिए उस लाइन को इस तरीके से बनाना पड़ता है और उसको हम एक्स, वाई और जेड एक्सिस का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो कि पॉजिटिव मानी जाती है मैथमेटिक्स में। अब इस पॉइंट पे आके आप कहाँ जाएंगे? ऊपर की तरफ मूव करेंगे। तो ये जो डिस्टेंस आपने चली है, ये आपकी डिस्टेंस कितनी है? जेड डिस्टेंस है। तो इस तरीके से पॉइंट P तक मूव करने के लिए जो डिस्टेंसेस आपने कवर की है एक्सिस की डायरेक्शन में, वही इस पॉइंट को लोकेट कर रही है कि इसके अंदर कहाँ पे ये पॉइंट लोकेट है। अब O से जो आपके पास ओरिजिन है, इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है उसको हम R से डिनोट करते हैं। तो बेसिकली इस R को डिनोट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ये देखिए XY प्लेन को मैंने हाईलाइट कर दिया है जो नीचे है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पे ये डिस्टेंस निकालेंगे जो आपको ग्रीन कलर से दिखाई दे रही है। तो इसको मैं OP, इसको Q मान लेता हूँ। तो जो आपके पास OQ डिस्टेंस आएगी वो बराबर होगी √x² + y² पाइथागोरस थ्योरम से। और एक राइट एंगल आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये डिस्टेंस आपको ओब्लिक दिखाई दे रही है। ये जो एंगल मैंने बनाया है यहाँ पे, ये भी आपका क्या, ये और ये जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये एंगल तो 90 डिग्री है हमारा, जो मैंने यहाँ बनाया है Q पे। ये आपका O है और ये आपका P है। ये डिस्टेंस Z है और ये जो डिस्टेंस आपने निकाली है ये √x² + y² है और ये R है। तो यहाँ से R² बराबर √ पाइथागोरस थ्योरम को दोबारा यूज करेंगे और प्लस Z का स्क्वायर। तो यहाँ से R बराबर आपके पास क्या आएगी? √x² + y² + z²। अब देखिए कि जो हमारे पास 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फॉर्मूला होता है, या हम ओरिजिन से इसका डिस्टेंस निकालते हैं। तो वहाँ पे 2D ज्योमेट्री में 2D की फिगर देखिए, ये मैंने OP निकाला है, ये भी यहाँ R है। तो R यहाँ पे क्या हो गया? x² + y²। तो यहाँ पे एक चीज आप लर्न करेंगे कि ये फॉर्मूला आपके पास किसका है? 2D ज्योमेट्री का। तो यहाँ जब Z एक्सिस यहाँ इंट्रोड्यूस हुई है तो Z में फॉर्मूला एक्सटेंड हो गया है। तो बाकी जो भी आपके फॉर्मूलास हैं वो भी इसी तरीके से एक्सटेंड हो जाएंगे। तो सेकंड फॉर्मूला देखिए, नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x1, y1, z1 और x2, y2, z2। तो मैंने भी आपको एक्सटेंशन के बारे में बताया था। तो यहाँ तक का फॉर्मूला आपका किस में आता है? 2D में। जब तीसरा पॉइंट आपका जनरेट होगा तो सिमिलरिटी से यहाँ पे तीसरा पॉइंट भी जनरेट हो जाएगा। अगर आप इसका प्रूफ बनाना चाहते हैं तो RD शर्मा में इसका प्रूफ भी देख सकते हैं। यहाँ हम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स पे
और उनके एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, जिससे कि आपका पेपर में जो टाइम मैनेजमेंट है वो ठीक तरीके से एडजस्ट हो जाए। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, डिस्टेंस हमें निकालनी है पी पॉइंट की फ्रॉम द एक्स वाई जेड एक्सिस। तो यहाँ फिगर जो मैंने बनाई है इसको ध्यान से देखिए। पी पॉइंट तक मूव करने के लिए एक्स एक्सिस पे ए चलेंगे, फिर यहाँ पे वाई एक्सिस के डायरेक्शन में बी दूरी चलेंगे और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में ऊपर तक चलेंगे। तो ये हमारी दूरी कितनी है, सी, जो हमने यहाँ पे दिखाई है। अब आपको बेसिकली क्या करना है, पी की डिस्टेंस निकालनी है। तो पहला पॉइंट लेते हैं आपका डिस्टेंस ऑफ पी, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम, एक का रियल टर्म निकालेंगे और दूसरे को उसकी सिमिलरिटी से लिखेंगे। अब देखिए पी से आप इसको प्रैक्टिकल देखिए जरा कि यहां से पी से जब एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो इसको प्रैक्टिकली क्या होगा, ए पॉइंट पे मीट करेगा। अब यहां आपका एक राइट एंगल जनरेट हो गया, जो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये चूंकि 3D की फिगर है, हम 2D में बना रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा देखने में कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो यहाँ ये दूरी बी है हमारे पास और ये दूरी सी है। तो पाइथागोरस थ्योरम से तो ये जो आपके पास AP का स्क्वायर आएगा ये आपका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा। तो AP की जो डिस्टेंस आएगी या P से A की जो डिस्टेंस आएगी वो अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इसको याद करने का तरीका है कि अगर आप एक्स एक्सिस से निकाल रहे हैं तो B और C आना है। अब यही फॉर्मूला डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द वाई एक्सिस। अब इसमें क्या आना है, A और C आना है। थर्ड फॉर्मूला डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द जेड एक्सिस। तो ये अंडर रूट आपके पास क्या हो जाएगी, इसमें C नहीं आना है, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरीके से। अब देखिए नेक्स्ट फॉर्मूले की स्टडी करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। यहाँ पे आपकी एक लाइन है ए बी को ज्वाइन करने वाली, ए हमारा पॉइंट है, बी हमारा ये पॉइंट है। अब आपको सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, जो कि इस लाइन को ए बी लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी को m/n में इंटरसेक्ट करता है, लाई करता है ए बी के ऊपर सी पॉइंट। और ये डिवीजन आपका इंटरनल है क्योंकि सी पॉइंट ए बी लाइन के ऊपर ए बी के बीच में लाई करेगा लाइन सेगमेंट पे। यहाँ पे एक्सटर्नल डिवीजन में ये पॉइंट बाहर से इसको डिवाइड करेगा। तो ये आपके पास लेंथ का जो रेशियो है वो रेशियो आपका m/n हो जाएगा। इसको हम m/n की फॉर्मेट में लिख सकते हैं इस तरीके से। ये एक्चुअल दूरी नहीं है, ये हमने केवल रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे जो आपका सी पॉइंट है, इस सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मैं क्या मान लेता हूं, एक्स वाई और जेड। यहाँ पे भी ये पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्स वाई और जेड। ये पॉइंट हमारे पास पहले से ही है, x1 y1 और z1, और ये पॉइंट आपका x2 y2 और z। तो यहां से जो आपका x कोऑर्डिनेट आएगा ठीक उसी तरीके से आएगा mx2 प्लस nx1, जैसे आपने किस में लर्न किया है 11th क्लास का 2D ज्योमेट्री का जो चैप्टर है उसमें। इसी तरीके से y का कोऑर्डिनेट आएगा my2, और इसी प्रकार से आपका कोऑर्डिनेट z का आएगा। तो यहां से तीनों कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट हो गए, x वाला, y वाला और z वाला। इस तरीके से ये पॉइंट x, y, z हमें फाइंड आउट हो जाता है। अब इसका एक स्पेशल केस आपको बता देते हैं। अगर हमारे पास m = n हो जाता है तब c हमारे पास मिड पॉइंट हो जाता है, किसका, मिड पॉइंट हो जाएगा किसका, AB का। तो जो मिड पॉइंट आएगा AB का, तो c जो पॉइंट आपके पास वो x1 प्लस x2/2। देखिए फॉर्मूला वही एक्सटेंड हो रहा है तीसरे वाले केस में। मतलब आपके पास ऊपर देखिए इंटरनल डिवीजन में यहाँ x का भी फॉर्मूला हमारे पास था, तो यहाँ पे हमारे पास x का भी फॉर्मूला था, y का फॉर्मूला था, तो हमने z में इसको एक्सटेंड कर दिया बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से xy में 2D ज्योमेट्री के अंदर था। वहां पे हमारे पास फॉर्मूला यहां तक का था। अब z का इसमें क्या करना है, नया इंट्रोड्यूस कर देना है। इसी तरीके से यहाँ फॉर्मूला आपके पास क्या था, x1 प्लस x2/2। अब इसमें ऐड हो जाएगा, यहाँ तक तो सेम है, y प्लस y1 प्लस y2/2। और तीसरा जो एक्सटेंशन है वो आपको z1 प्लस z2/2 ये लर्न हो जाएगा। अब यहाँ पे सेकंड नंबर पर आइए एक्सटर्नल डिवीजन पे। तो यहाँ पे एक्सटर्नल डिवीजन में आपका mx2 माइनस nx1, केवल माइनस का अंतर होता है,
m माइनस एन, और सिमिलर फॉर्मूला आपके पास निगेटिव में y के और z के लिए आ जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, सेंटर्ड ऑफ द ट्रायंगल निकालना है, फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स xi, yi, zi और i वेरीज 1 2 3। i की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 2 3 है। तो ये फिगर हमने बनाई 3D के अंदर, 3D ज्योमेट्री में। मान लिया हमारे पास ABC, ये हमारे पास ट्रायंगल है। तो सबसे पहले इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकलेंगे, जो 2D ज्योमेट्री में फॉर्मूला है। पहले इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, फिर ये जो AD हमारे पास आती है, जो मीडियन हमारे पास आती है, यहाँ इस पे जो G आएगा सेंटर्ड, वो इसको इस मीडियन को 2:1 में इंटरसेक्ट करता है। फिर यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, तो आपके पास जो सेंटर्ड आएगा उसका फॉर्मूला क्या आएगा, ये फॉर्मूला है x1 + x2 + x3/3। इसी तरीके से आप लिखेंगे y1 में समीशन y1/3 और समीशन z1/3। समीशन का मतलब है कि जो ऐसी जितनी भी क्वांटिटी है z1 + z2 + z3/3। तो ये फॉर्मूला क्या हुआ, ये भी आपका 2D से 3D ज्योमेट्री में एक्सटेंड हो गया। अब नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, 3D ज्योमेट्री का। पूरी 3D ज्योमेट्री डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज के ऊपर डिपेंड करती है। तो इस टॉपिक को आप बहुत ध्यान से समझें कि यहाँ जो फॉर्मुलेशन होगा वो किस तरीके से हो रहा है। यहाँ आपने क्या किया, 3D ज्योमेट्री के अंदर एक्स वाई जेड एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेनी है। अब आपने क्या किया, यहाँ पे ये पॉइंट P ले लिया और ये पॉइंट P को OP से यहाँ ले लें पॉइंट आप, P पॉइंट से OP हमने लाइन बना ली। अब ध्यान से देखिए कि इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो आपके पास x y z। तो आपने क्या किया कि ये लाइन आपने देखा कि इसमें ये लाइन x एक्सिस से जितना एंगल बना रही है उसको हमने अल्फा कंसिडर किया इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और y से इसने, ये चूंकि लाइन ओब्लिक स्पेस के अंदर है तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये yz प्लेन में है। ये लाइन हमारे पास, ये जो OP लाइन है, ये OP लाइन आपकी स्पेस में है, आपको दिखाई दे रहा है कि ये yz प्लेन में है। अब यहां से जो एंगल इसका बना, ये एंगल आपने कितना मान लिया, गामा मान लिया। तो थोड़ा सा हाइपोथेसिस करनी पड़ेगी इसमें कि जब आप P पॉइंट से, जो कि स्पेस में है, वो z एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करेंगे, तो ड्रॉ करने पे ये जो डिस्टेंस आपके पास आएगी ये z आएगी, और ये जो डिस्टेंस मेरी OP की डिस्टेंस है इसको हम क्या करते हैं, लेट OP = r, ये डिस्टेंस मानते हैं। तो यहां से आपने कोस गामा निकाला, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है इस तरीके से। तो आपका फिगर में ये r है, ये z है, और ये एंगल हमारे पास कितना है, गामा है। तो कोस गामा जब निकालेंगे तो आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो z/r आ जाएगा। तो यहां से आपने एक वैल्यू निकाल ली कोस गामा। इसी तरीके से आप यहाँ पे फिगर पे ध्यान दीजिए, यहाँ जो आपका एंगल है, ये एंगल कितना है, बीटा। यहाँ से आप परपेंडिकुलर जब आप इस पर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से कोस बीटा की जो वैल्यू आएगी वो y/r आएगी, और कोस अल्फा की वैल्यू, थोड़ा सा माइंड में सोचना पड़ेगा आपको इसको, ये x/r आएगी। तो ये जो तीन वैल्यू हमारे पास डेवलप हुई है, इसमें से कोस गामा को, कोस बीटा को, कोस अल्फा को हमने L, M और N मान लिया। तो ये जो हमारे पास तीन नंबर आए हैं L, M और N आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन OP। अब सबसे पहली बात देखिए इसमें कि इनका नाम हमने डायरेक्शन कोसाइन क्यों रखा। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात इसमें है कि एक तो ये कोस से शुरू हो रहे हैं, मतलब कोस का यूज करके बन रहे हैं, तो इसलिए इनका नाम क्या है, डायरेक्शन, मतलब कोसाइन है। और डायरेक्शन का मतलब क्या है कि जो 3D ज्योमेट्री के अंदर जो लाइन हमने बनाई है, इस लाइन को डायरेक्ट करने के लिए आप कोई भी लाइन अज्यूम कीजिए जो कि आपकी P पॉइंट से ज्वाइन हो रही है, OP लाइन। अब आप देखें कि OP लाइन x एक्सिस से, y एक्सिस से, z एक्सिस से, प्रैक्टिकल करके देख लीजिए 2-3 पेंसिल लेके। तो और आपका जो रूम है जहाँ बैठे हैं, उसकी जो कॉर्नर है वहां पे आप x y z एक्सिस अज्यूम कर लीजिए, और जो आपका फैन है उसके पॉइंट को, उस पॉइंट को P पॉइंट अज्यूम कर लीजिए। अब माइंड में थोड़ा सा हाइपोथेसिस कीजिए कि O से एक लाइन P तक ज्वाइन हो रही है, तो वो OP लाइन x एक्सिस से अल्फा एंगल बना रही है, y एक्सिस से बीटा एंगल बना रही है, z एक्सिस से गामा एंगल बना रही है। तो जो मैंने यहाँ फॉर्मुलेशन की वो आपको समझ में आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि हर लाइन के लिए जितनी भी लाइन मूवमेंट आएगा,
आप फिगर पे ध्यान दीजिए कि यहाँ जितनी भी लाइन आपके पास आएंगी, हर एक लाइन के लिए अल्फा बीटा गामा फिक्स आएगा, और उन फिक्स के लिए आपके पास जो एल एम एन की वैल्यूज आएंगी वो फिक्स आएंगी। तो यहां से क्या कंसेप्ट पता लगा हमें कि किसी भी लाइन की डायरेक्शन को मेंटेन करने के लिए हमने 3 नंबर का जो ट्रिपलेट बनाया है एल एम एन का, तो इनको हमने बाउंड करके क्या कह दिया, डायरेक्शन कोसाइंस, क्योंकि ये कोसाइन की सहायता से डेवलप हुए हैं। अब इन तीनों के बीच में एक रिलेशन हम डेवलप करना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिए, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसको आप ऐड कीजिए, नीचे आर स्क्वायर आएगा, ऊपर भी ऐड करके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये भी आपका आ जाएगा, तो बराबर बना जाएगा। तो किसी भी जो हमारे पास 3D में लाइन होती है उसके डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम कितना होता है, 1। इसको हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। अब कई बार इसके ऊपर एक जो रिजल्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्ट, वो इसको साइन में बदल देता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। तो यहाँ पे 3 बचेगा, 3 माइनस 1 2, तो यहाँ पे रिजल्ट आपका आएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2 आ जाएगा, 3 माइनस 1 2। अब इसी के ऊपर एक रिजल्ट और पूछता है कि अगर अल्फा बीटा गामा हमारे पास क्या है, एंगल्स हैं जो कि लाइन बना रही है आपकी एक्स वाई जेड एक्सिस से, तो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि कोस 2 अल्फा प्लस कोस 2 बीटा प्लस कोस 2 गामा, इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, कोस 2 अल्फा बराबर होता है 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1, तो यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे और कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा जो हमने ऊपर निकाला ये तो 1 आएगा, और माइनस 1 3 बार आएगा, तो ये 3 आ जाएगा आपके पास। तो इस तरीके से ये रिजल्ट आपके पास -1 आएगा। तो इस तरह के और भी रिजल्ट आपसे पूछ सकता है। ये जो 3 पॉसिबल थे ये मैंने आपको दिखा दिए, इनको नोट डाउन कीजिए स्टैंडर्ड रिजल्ट के तरीके से। नेक्स्ट वन देखिए, डायरेक्शन रेशियोज, ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एनी ट्रिपलेट विच आर प्रोपोर्शनल टू द एलएमएन के प्रोपोर्शनल, जो भी आपने कोई ट्रिपलेट लिया है उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन। देखिए अंतर क्या है कि जब एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 1। अब हमने क्या किया, ए बी सी मान लिए कि ए बी सी हमारे पास क्या है, डायरेक्शन रेशियोज है, ये डायरेक्शन रेशियोज है। तो ए अपॉन एल, ए बी सी एल एम एन के प्रोपोर्शनल आएगा। तो इसको हम जब प्रोपोर्शनल कोई चीज आती है तो हम इसको k का मल्टीपल मान लेते हैं, यानी कि a बराबर, या मैं इसको r मान लेता हूं, तो a बराबर एल आर, b बराबर एम आर और c इक्वल टू एन आर। तो ये हमारे पास क्या हो गए, एल आर, एम आर और एन आर, ये हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज हो गए, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन। तो यहाँ पे जब आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करेंगे तो ये सम हमारा 1 होना जरूरी नहीं है, ये हमारा 1 हो भी सकता है और 1 नहीं भी हो सकता। अगर ये ए बी सी हमारे पास क्या आएंगे, देखिए प्रोपोर्शनलिटी में एक चीज और आती है कि आपके पास आर की जो वैल्यू है या तो ये +1 है या फिर -1 है, तो भी हमारे पास क्या होगा, ए बी सी हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज भी हो जाएंगे और डायरेक्शन कोसाइंस, सॉरी डायरेक्शन रेशियोज तो ऑलरेडी है और डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे, और -a -b -c इस तरीके से ले लेते हैं, तो ये भी हमारे पास क्या बन जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन। यहां पे भी आपको क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइन। तो ये एक स्पेशल केस हुआ जिसमें कि आपके डायरेक्शन रेशियोज किस पे चेंज हो गए, डायरेक्शन कोसाइन। तो देखिए डायरेक्शन जो हमारे पास रेशियोज होते हैं वो अपने आप में डायरेक्शन कोसाइंस सभी नहीं होते, लेकिन जो डायरेक्शन कोसाइन मेरे पास है वो चूंकि सेम प्रोपोर्शनल है, सेम क्वांटिटी है, उसमें 1 का मल्टीपल है या -1 का मल्टीपल है, तो डायरेक्शन कोसाइंस हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज ऑलरेडी होते हैं, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी में आर की वैल्यू आपने +-1 ली है इस वजह से। अब किसी पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट हैं एक्स, वाई और जेड, तो हमने आपको फॉर्मूला जो बताया था
L इक्वल टू एक्स अपॉन आर, एल एम एन इक्वल टू वाई अपॉन आर और n इक्वल टू जेड अपॉन आर। तो यहां पे x बराबर कितना आया था हमारे पास एल आर, m बराबर कितना आया y बराबर आया एम आर और z बराबर हमारे पास आया एन आर। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट हैं इसको हम एल आर और एम आर और एन आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां देखिए कि किसी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं, यानी कि ये जो वेक्टर मेरे पास आएगा तो उसमें जो एक्स वाई जेड अपने आप में है वे भी अपने आप में क्या है, डायरेक्शन रेशोस को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए हमने आर वेक्टर को लिखा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और अभी हमने क्या फाइंड आउट किया था कि ये हमारे पास एक्स की वैल्यू जो आई थी वो एल आर प्लस एम आर प्लस एन आर के कैप। अब यहां से आर वेक्टर और आर हमने क्या लिया, अपॉन में लिया, तो ये वेक्टर हमारे पास क्या आ गया, यहां पे एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, तो ये एन के कैप आया। अब यहां पे लेफ्ट हैंड साइड के अंदर यहां पे क्या बन गया, आर कैप यूनिट वेक्टर बन गया। आर वेक्टर को हमने उसके मॉडुलस से डिवाइड किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी वेक्टर जब अपने यूनिट वेक्टर की फॉर्म में होता है तो जो आपके पास आई जे के जो कोफिशिएंट आपके पास है, क्योंकि आर वेक्टर का मॉडुलस कितना हो जाएगा 1, और यहां से कंडीशन बनेगी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। यही कंडीशन थी हमारे पास डायरेक्शन रेशो उसकी कोसाइन की। तो यहां से एक चीज क्लियर हो गई, ये देखिए मैंने हाईलाइट किया है कि अगर कोई भी वेक्टर अपने यूनिट वेक्टर की फॉर्म में होगा तो जो आई जे के जो गुणांक आपके पास आएंगे, जो आई जे के कोफिशिएंट आपके पास आएंगे, एल मतलब नाम तो इनका हमने एलिमेंट रख दिया, ये जो भी नंबर हमारे पास आएंगे, जैसे मैं आर कैप लिख देता हूं 1/√3i माइनस 1/√3j और प्लस का 1/√3k कैप। तो इस वेक्टर को अब हमें देखना है कि ये आर कैप जो वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, तो ये जो नंबर मेरे पास आए ये इस लाइन के जो यहाँ पे आपके पास लाइन डेवलप होके आएगी, ओपी जो लाइन आएगी, तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे, ये हमारे डीसीज हो जाएंगे। तो ये कंसेप्ट बहुत सारे क्वेश्चंस पे काम करता है कि यूनिट वेक्टर में जो कोफिशिएंट आपके आई जे के हैं वो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, और डायरेक्शन कोसाइन आपके पास डायरेक्शन रेशियोज तो होती है। अब सिर्फ आर वेक्टर की बात करता हूं कि आर वेक्टर बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो यहाँ पे जो आई जे के गुणांक हैं वो अपना आपने किसका वर्क रोल प्ले करेंगे, डायरेक्शन रेशियोज का रोल प्ले करेंगे। और अगर ये वेक्टर आर वेक्टर हमारे पास इसका मॉडुलस अगर 1 हो जाए तो देखिए जरूरी नहीं है कि अगर कोई यूनिट वेक्टर हमने लिखा तो उसके ऊपर कैप ही लगेगा, वहां पे आपके पास क्या लग सकता है, एरो भी लग सकता है। अगर आर वेक्टर का मॉडुलस 1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आपके एक्स वाई जेड हैं वो आपके डायरेक्शन डीसीज कहलाएंगे। डी आर्ट्स तो होंगे ही, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वेक्टर की जो हमने स्टडी करी है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के की, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हमें फाइंड आउट करने हैं डायरेक्शन कोसाइंस, फाइंड आउट करने हैं किसके, एक्सिस की। अब देखिए एक्स एक्सिस क्या करेगी, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी, 0 डिग्री का, तो कोस 0 1। लेकिन वाई एक्सिस से और जेड एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री, तो 0 और 0। इसी तरीके से वाई एक्सिस सेल्स से 0 एंगल बनाएगी, बाकी से 90, और फिर 0 0 1। ये स्टैंडर्ड है, ये आपको लर्न करना है। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं उस लाइन के जो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से बनती है। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, ये पॉइंट आप P मान लेते हैं, ये पॉइंट आप Q मान लेते हैं। तो सबसे पहले आप PQ वेक्टर निकालेंगे। तो PQ वेक्टर क्या आएगा आपके पास, OQ वेक्टर माइनस का OP वेक्टर। तो ये वेक्टर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से लिख रहे हैं, तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। अब इस वेक्टर को हम क्या करें, यूनिट वेक्टर की फॉर्म में बना लेते हैं, तो हमें डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट हो जाएंगे। तो PQ वेक्टर का मॉडुलस निकाल लेते हैं। तो यहां से कितना बनेगा, अंडर रूट, मैं समीशन की फॉर्म में लिख देता हूं,
समीशन x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो इनके सबके होल स्क्वायर भी इसमें इंक्लूड हो गए। अब PQ वेक्टर का क्या निकालना है हमें? PQ वेक्टर को उसके मॉडुलस से क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि कोई भी वेक्टर जब अपने यूनिट वेक्टर की फॉर्म में होता है तो क्या बनाएंगे? इसको हम r मान लेते हैं। तो यहां से x2 माइनस x1 अपॉन r कोमा y2 माइनस y1 अपॉन r और z2 माइनस z1 अपॉन r। तो ये जो 3 नंबर हमारे पास आए हैं, यही हमारे पास क्या है? डायरेक्शन कोसाइंस है ज्वाइनिंग द लाइन P, ज्वाइनिंग द पॉइंट P एंड Q। तो स्टैंडर्ड रीड के तरीके से आप इसको नोट डाउन करेंगे और माइंड में लर्न भी। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, इंपोर्टेंट आर्टिकल है अपने आप में। हमें प्रोजेक्शन निकालना है ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2। इन पॉइंट को आप P और Q मान लीजिए। टू द लाइन, उस लाइन के ऊपर निकालना है जिसके डायरेक्शन कोसाइंस कितने हैं? LMN। यानी कि एक लाइन है जिसके डायरेक्शन कोसाइन हमारे पास LMN है और ये आपके पास पॉइंट P एंड Q है, जिसका कि आपको क्या निकालना है? प्रोजेक्शन निकालना है। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है कि इस लाइन की अगर हम इसके ऊपर यहाँ पे कोई बल्ब जला देते हैं तो जो इसकी लाइन की छाया इसके ऊपर, ये जो शेडो इसके ऊपर पड़ेगी, इस शेडो की जो लेंथ होती है उसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। तो ये प्रोजेक्शन का जो कंसेप्ट है ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अब आपके पास PQ वेक्टर, एक चीज हमने आपको बताई थी कि एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे, यानी कि ये A वेक्टर है और ये B वेक्टर है, तो A वेक्टर का दूसरे वेक्टर के ऊपर जो प्रोजेक्शन आता है, ये लेंथ हमने आपको बताई थी जब आपको डॉट प्रोडक्ट सिखाया था, A वेक्टर डॉट B कैप। तो छोटी छोटी एप्लीकेशन है लेकिन बड़े कंसेप्ट के अंदर यूज करने में, मतलब उसको अप्लाई करने में, लर्न करने में काम आएगी। A वेक्टर डॉट B कैप। तो जो हमारे पास PQ वेक्टर आएगा ये आपको पता ही है, अभी हमने बताया था आपको x2 माइनस x1 कोमा y2 माइनस y1 कोमा और z2 माइनस z1। अब आपको जो लेंथ निकालनी है, जो आपको प्रोजेक्शन निकालना है, वो कैसे निकालेंगे? एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ। अब दूसरा वेक्टर मेरे पास क्या है? ये वेक्टर है L, M और N। तो यहां से आप प्रोडक्ट कीजिए L x2 माइनस x1 A डॉट B कैप निकालना है। तो इस वेक्टर को आप माइंड में A वेक्टर मान लीजिए और इस वेक्टर को आप B कैप मान लीजिए। अब आपको क्या करना है? अब आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा, A वेक्टर डॉट B कैप करना है। तो L x2 माइनस x1 प्लस M डॉट प्रोडक्ट आपको बताइए कि x कोऑर्डिनेट की मल्टीप्लाई x कोऑर्डिनेट से, y की मल्टीप्लाई y कोऑर्डिनेट से, M से y2 माइनस y1 और थर्ड की मल्टीप्लाई z2 माइनस z1। और यहाँ पे आप मॉडुलस लगा देंगे क्योंकि हमें पता नहीं है कि पूरी जो क्वांटिटी आपके पास आएगी ये नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी, तो इसलिए मॉडुलस लगा देंगे इस लेंथ के ऊपर। तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट लर्न करना है और एग्जाम में आपसे या इंटरव्यू में आपसे डायरेक्टली पूछा भी जाता है। नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है जो कि पास थ्रू हो जाए किस पॉइंट से, जिसका पोजीशन वेक्टर A वेक्टर है और पैरेलल हो B वेक्टर के। तो फिगर देखिए, यहाँ पे इस लाइन की इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी है। ये पॉइंट मेरे पास A है जिसका पोजीशन वेक्टर A वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू द O, जो आपका ओरिजिन होता है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, और ये लाइन हमारे पास इस वेक्टर के B वेक्टर के पैरेलल है। अब यहाँ पे कोई पॉइंट P मान लेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन को फाइंड आउट करने के लिए, और इसका पोजीशन वेक्टर आप क्या मान लेंगे? R वेक्टर, और ये हमारे पास हो गया A वेक्टर। अब देखिए जो AP जो हमारे पास हिस्सा आया है, तो AP क्या आएगा? AP इक्वल टू ये जो वेक्टर आएगा वो लैम्डा B वेक्टर आएगा, क्योंकि इसके पैरेलल वेक्टर है और इससे छोटा बड़ा भी है, B वेक्टर अपनी लेंथ का है। तो यहाँ पे वेक्टर सम आप दिखाएंगे, फिगर में देखिए ध्यान से, ये वेक्टर इधर मूवमेंट, इधर मूवमेंट। तो ये R वेक्टर O से हम कहाँ गए? A पे ऐसे, और A से कहाँ गए? P से। तो डायरेक्टली कहाँ गए? O से P पे। तो वेक्टर सम लगाएंगे, वेक्टर सम की प्रॉपर्टी लगाइए। तो यहाँ पे A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर बराबर R वेक्टर। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, R वेक्टर बराबर A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर। तो ये आपके पास लाइन की वेक्टर इक्वेशन हुई। अब हमें से किस में बदलना है? कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म में आप क्या करेंगे? R वेक्टर को आपको पता ही है क्या लिया जाता है? x y z जनरल।
ए वेक्टर को आप क्या ले लेते हैं हमेशा x1 y1 और z1, और बी वेक्टर को आप क्या लिखते हैं a b और c। इसी का ध्यान रखेंगे। जो स्टैंडर्ड नोटेशन मेरे पास है, तो यहाँ पे जब आप वेक्टर की वैल्यू पुट करेंगे तो मैं ट्रिपलेट की फॉर्म में लिख रहा हूं इसको। यहाँ पे यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ r माइनस ए थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं, r माइनस ए वैक्टर बराबर लैम्डा बी वैक्टर। अब यहां से क्या करें, जब r माइनस ए करेंगे तो x कोऑर्डिनेट में से x वाला माइनस होगा तो x माइनस x1 आएगा, फिर y माइनस y1 आएगा, अभी थोड़ा सा देखते रहिए, z माइनस z1 आएगा। अब जब ये इसके लैम्डा बी के बराबर आएगा तो यहां से लैम्डा ए आएगा, तो लैम्डा अपॉन ए इक्वल टू अपॉन लैम्डा बी अपॉन लैम्डा सी। तो यहां से इक्वेशन ऑफ लाइन डेवलप हो गया ही, x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। लैम्डा से क्या किया हमने, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास डेवलप हुई है, अब दोनों इक्वेशन आप देख लीजिए। एक इक्वेशन ये हुई है वेक्टर इक्वेशन है, और ये इक्वेशन जो आपने डेवलप की है ये इक्वेशन आपकी कार्टेशियन फॉर्म में आई है। अब कार्टेशियन फॉर्म को स्टडी करने का थोड़ा सा तरीका अलग है। जब कार्टेशियन आपके पास फॉर्म आती है तो आपको ध्यान देना है कि जो भी आपके x में से जो चीज माइनस हो रही है वो हमारा वो पॉइंट है a, जिससे हमारी लाइन पास आउट हो रही है, दैट इज x1 y1 z1। यही प्रॉब्लम क्रिएट होती है थोड़ी सी समझने में, जब क्वेश्चन के अंदर एक इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में होती है और एक कार्टेशियन फॉर्म में होती है। तो हमारे माइंड में थोड़ा सा कंसेप्ट फास्ट होना चाहिए कि क्या चीज हमारे पास जो x में से y में से z में से माइनस हो रही है ये हमारे पास पॉइंट को दिखाएगा, और जो हमारे पास अपोन में आ रहा है, ध्यान दीजिए अपोन में क्या है a b और c, तो ये मेरे पास एक वेक्टर है जिसके पैरेलल हमारे लाइन है। तो ये चीजें आपको ठीक से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है वेक्टर फॉर्म में। इज पासिंग थ्रू द पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर है वो A वेक्टर है, और थ्रू द पॉइंट Q इसका पोजीशन वेक्टर B वेक्टर है। अब आप फिगर देखिए, इस लाइन के ऊपर आपके दो पॉइंट हैं A और B। इसका जो पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू द O, ये हमारे पास A वेक्टर है, और ये हमारे पास क्या है, B वेक्टर है। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो आप AB वेक्टर को फाइंड आउट कर लीजिए। तो OB वेक्टर और माइनस OA वेक्टर, वेक्टर सम से बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब यहाँ पे एक पॉइंट आप P लिख लीजिए, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या बनाएंगे हम, R वेक्टर। तो ये हमारे पास जो वेक्टर आएगा AP वेक्टर, तो ये AP बराबर होगा लैम्डा AB वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की सेम है, केवल हमारे पास लेंथ का जो डिफरेंस है वो किससे बैलेंस होगा, लैम्डा से। तो AP वेक्टर हमारे पास क्या आएगा, R वेक्टर माइनस A वेक्टर। यहाँ चीज बस ये ध्यान रख रहे हैं कि जो पॉइंट P है वो यहाँ आएगा और A पॉइंट यहाँ आएगा। ये जो मैंने आपको रिप्रेजेंट किया है, P पॉइंट यहाँ आएगा और A पॉइंट यहाँ आएगा, और बराबर क्या है, लैम्डा AB वेक्टर। AB वेक्टर क्या निकाला हमने, B वेक्टर माइनस A वेक्टर। तो R वेक्टर एक तो फॉर्म आप ये वाली याद कर लें, R माइनस A बराबर लैम्डा B वेक्टर माइनस A वेक्टर, और एक फॉर्म आप याद कर लें, A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर माइनस A वेक्टर। एक फॉर्म आपको और बता देता हूं, A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर माइनस लैम्डा A वेक्टर। अब आप A वेक्टर कॉमन ले लें, तो यहाँ पे 1 माइनस लैम्डा और प्लस का लैम्डा B वेक्टर। तो ये जो दो क्वांटिटी आती हैं, दोनों क्वांटिटी का सम हमारे पास कितना आ रहा है, इन दोनों क्वांटिटी का सम हमारे पास 1 आ रहा है। तो इसकी भी कभी कभी क्वेश्चंस में जरूरत पड़ती है। तो एक इक्वेशन आपके पास ये हुई जो मैंने हाईलाइट की है, इसको लर्न करेंगे। एक इक्वेशन ये वाली लर्न करेंगे, और एक इक्वेशन जो हमने थर्ड लिखी है यहाँ पे कि R वेक्टर बराबर ये जो हमने लिखी है, इसको भी आप लर्न करेंगे, कभी कभी इंटरव्यू में पूछ ली जाती है। अब इस लाइन की जो दो पॉइंट से पास आउट हुई है, दो पॉइंट कौन से हमारे पास, x1 y1 z1 और x2 और y2 और z2। इक्वेशन क्या निकालती है आपने, R माइनस A वेक्टर प्लस R वेक्टर माइनस A वेक्टर बराबर लैम्डा B वेक्टर माइनस A वेक्टर। अब इसको हमें क्या करना है, कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना है। तो जो आपका A वेक्टर है उसको हम क्या लिखेंगे, आपको बताया था x1 y1 और z1, और B वेक्टर को आप लिखेंगे x2 y2 z2। अब यहाँ से बैलेंस करेंगे, जैसे हमने पहले मेथड आपको बताया था, तो x माइनस x1, और यहाँ से बनेगा x2 माइनस x1,
और फिर लैम्डा आएगा, उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो ये इक्वेशन आपके पास डेवलप होगी, जो कि हमारे पास क्या है, कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन, इसको लर्न करें। तो आज का लेक्चर आपका यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे प्लेन की थ्योरी, और फिर लाइन और प्लेन को कंबाइंड फॉर्मेट में स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।